हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के 6th क्लास में हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट क्लास में अगर आप देख सकते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाएगा, इसके टोटल 9 मेथड्स हमने देखे थे। 3 मेथड्स थे और 3 टाइप के सीरीज थे, तो टोटल बनते हैं 9 टाइप के क्वेश्चंस, वो हमने देख लिया था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ ये आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ ना स्टार दे करके आप टॉपिक के सामने दे दें, ये आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए हमारी। तो बच्चे स्टार्ट करें। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, is independent of change of origin but depends upon change of scale, ठीक है। तो ये हमें शो करना है, मैंने आपको मीन में ये बातें बताई थी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में कि कोई चीज़ अगर कांस्टेंट हर ऑब्जर्वेशन में अगर आप प्लस या माइनस करते हो तो वो कहलाएगा चेंज ऑफ ओरिजिन, और अगर हर ऑब्जर्वेशन में आपने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो वो कहलाएगा चेंज ऑफ स्केल। तो दोनों एक साथ भी आप देख सकते हो, दोनों अलग अलग भी देख सकते हो। अगर एक साथ ही कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें बढ़ रहे हैं वैसे ही आपको बढ़ना होगा। तो लेट कुछ भी ले लो, लाइक y इज इक्वल टू एक्स माइनस सी अपॉन एच, सब ले लिया इसमें x माइनस सी अपॉन एच, यानी x जो है वो हमारा ओल्ड ऑब्जर्वेशन है, उसमें अगर मैंने माइनस सी कर दिया दैट मीन्स वी हैव डन चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड इफ वी हैव डिवाइडेड विथ h दैट मीन्स वी हैव चेंज द स्केल ऑल्सो। अब हमें ये शो करना है टू शो, अच्छा ठीक है, मतलब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले यहाँ से x के लिए सॉल्व करोगे तो x माइनस सी इज इक्वल टू एच इंटू वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? h इंटू वाई, और x इज इक्वल टू आ जाएगा एच वाई प्लस सी, है ना। अब इसका मीन निकालोगे तो एच वाई मीन और प्लस सी, क्योंकि बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, यानी जो भी आप ऑब्जर्वेशन में चेंज करोगे वही सेम आपको रिलेशनशिप किस में दिखेगा, मीन में भी दिखेगा। अब आप एक काम करो, x माइनस एक्स मीन कर दो, कोई दिक्कत? ये 1 है, ये 2 है, 1 माइनस 2 कर रहे हैं, तो x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू h कॉमन लेंगे तो y माइनस वाई मीन, और सी हो गया कैंसिल, सी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर x का फॉर्मूला देखें तो ये होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, और स्क्वायर होता है वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो x माइनस एक्स मीन का अगर हम होल स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो इधर हो जाएगा एच स्क्वायर y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। अब इसको n से डिवाइड कर देंगे, x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई n इज इक्वल टू एच स्क्वायर y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो दिस इज वेरिएंस ऑफ x एंड दिस इज एच स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ y, या फिर अंडर रूट ले ही लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने से। तो अगर रूट अंडर ले लें तो x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई n इज इक्वल टू h बाहर आ जाएगा, और रूट अंडर समेशन ऑफ y, समेशन भी लेना जरूरी है, y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये हो जाएगा h इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो देखो ना, कहीं भी c नहीं आया, c तो पहले ही कैंसिल हो गया था ना, यहीं पर c कैंसिल हो गया था। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन हमें नहीं दिखेगा, लेकिन चेंज ऑफ स्केल दिखेगा। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया इसमें, ठीक है बच्चे। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी,
स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चे आपके पेपर में, तो आप इसको देख लें आराम से। डिवोर में भी होगा लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, हर बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स इज रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1/12। इस प्रॉपर्टी का मतलब है अब इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें ना कोई गैप नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप देखो तो जैसे अगर x की वैल्यू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अगर है, तो सीधा इसमें कोई बीच का कोई नंबर गायब नहीं है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो x स्क्वायर करो, फिर सॉल्व करके निकालो, बात वही आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स भी आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, कोई बात नहीं। आप 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक चले जाओ, n तक चले जाओ। सबका समेशन x करोगे तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2। क्यों एग्जाम्पल से करें, इसको प्रूव ही कर देते हैं, चलो वेरिफिकेशन क्यों करना। अब x स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर। अब समेशन ऑफ x स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का सम कितना हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा नहीं, ये तो क्यूबिक का होता है, स्क्वायर का क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये सब आपने फॉर्मूला 11th में पढ़ा होगा जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी बीच का गायब नहीं है, तो n इंटू n प्लस 1/2। स्क्वायर का सम हो जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और क्यूबिक का हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ x स्क्वायर बाई n माइनस समेशन ऑफ x बाई n का होल स्क्वायर। उस हिसाब से अगर पुट करोगे तो समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और एक इस n की वजह से n नीचे आ जाएगा, और माइनस समेशन x बाई n यानी कि n इंटू n प्लस 1/2, और एक और n और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। तो रूट अंडर में देखो ना, इधर n कैंसिल, इधर भी n कैंसिल, और बचा क्या, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो इधर अंदर ही अंदर आ गया n प्लस 1, बाहर ले लिया, इधर आ गया 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर दो तो n प्लस 1, और इधर एलसीएम लेंगे तो 12, 6 2 जा 12, तो 2 से 4n प्लस 2, 4 3 जा तो 3n माइनस 3, ये ब्रैकेट में था। तो देखो ना क्या आ गया, ये आ जाएगा रूट अंडर n प्लस 1, 4n में से 3n जाएगा तो n और माइनस 1/12। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो कांट वी राइट लाइक दिस, यही तो है फॉर्मूला, देखो ना यही तो है फॉर्मूला, देखो तो यही फॉर्मूला था ना, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1/12। तो ये हमने कर लिया प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो फर्स्ट और 2 जो है इसका प्रूफ है, करना है हमें, बाकी प्रॉपर्टीज का ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इट इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इट इज सुटेबल फॉर, आगे चल करके आप देखोगे कि हर जगह मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है, चाहे बाइनोमियल हो, पॉइसन हो, नॉर्मल हो, कोई भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी करना हो, हर जगह मीन और वेरिएंस इस दो की तो जरूरत हर जगह पड़ती है। तो फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर, ये कैसे वो देखेंगे आगे चल करके, अभी बस सेंटेंस ही लिख देना है। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डेटा, मतलब बहुत कम, फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डेटा, आपको कुछ रिलेशनशिप याद करना है, किसके किसके बीच में, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड
मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कभी कभी हमें डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन ना दे करके क्वार्टाइल डेविएशन दिया होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल लोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। 3/2 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इधर 5/4 अगर कर दोगे मीन डेविएशन में तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, द रूट मीन स्क्वायर, द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अभी बता रहे हैं ये क्या है, रूट भी है, मीन भी है और स्क्वायर ऑफ डेविएशन भी है, जिसको कि हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। ध्यान से सुनो, ये हो गया स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल डेविएशन सम कर दिया और बाई एन, तो ये हो गया इसका एवरेज, यानी ये मीन स्क्वायर डेविएशन हो। और रूट लगा हुआ है तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये मिनिमम कब होगा, इज मिनिमम आप खुद भी बता सकते हो, आपने सेकंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी याद है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम तब होगा जब ए की जगह हम क्या यूज करेंगे, एक्चुअल मीन इज मिनिमम व्हेन ए इज इक्वल टू एक्चुअल मीन। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने अरिथमेटिक मीन में देखा था और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम तब आएगा, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन मिनिमम तब होगा जब मीन लेंगे। और जरा गौर से देखो तो अगर यहाँ पर एक ही जगह मीन ले ले तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, दैट इज एंड इट इज इक्वल टू, एंड लिखना है दैट इज नहीं, एंड मिनिमम वैल्यू इज स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करा रही है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ हम लोग चैप्टर 3-4 में भी करेंगे, जब नॉर्मल पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन तो उसमें इंटीग्रेशन से इसको प्रूव करेंगे। अभी नहीं प्रूव करना, अभी खाली बस प्रॉपर्टी जाननी है। तो जरा देखना, मान लो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बीच में क्या है हमारा एवरेज है, बीच में क्या है एवरेज है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर म्यू प्लस सिग्मा करते हैं, यानी म्यू प्लस एक स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू माइनस एक स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये तो कुछ ना कुछ तो रेंज होगा। इसके बीच में जो डेटा कवर अप होगा, जो डेटा कवर अप होगा वो लगभग कितना हो जाएगा, 68.27%। अगर आप रेंज ऑफ डेटा अगर आप ले लेते हो कहां से कहां तक, तो ये एक रेंज होगा, उस रेंज में जो आपका डेटा होगा ना वो 68.27% डेटा लाई कर जाएगा। यानी अगर 100 बच्चों का ऑब्जर्वेशन है तो लगभग 68 बच्चों का डेटा जो है वो इसी इंटरवल में लाई कर जाएगा, किसमें, म्यू माइनस सिग्मा से लेकर के म्यू प्लस सिग्मा। अब अगर वही 2 टाइम्स अगर हम लोग गैप ले लें म्यू प्लस 2 सिग्मा, तो इसके बीच में लगभग 95.45%। और अगर म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेकर के म्यू प्लस 3 सिग्मा तक गैप ले ले, इसके बीच में 99.7377%, ठीक है, 73 होगा, 77 नहीं 73 कर लो इसको। ठीक है, 99.73। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप म्यू और एक गैप अगर आप सिग्मा और इधर सिग्मा लेते हो तो डेटा कवर अप होगा 68.27%। अगर आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप ले लेते हो 2 सिग्मा और इधर भी 2 सिग्मा, तब डेटा कवर अप होगा 95.45%। ये सब प्रूव भी करना है। थोड़ा और बड़ा गैप ले लेते हो 3 सिग्मा और इधर ले लेते हो 3 सिग्मा, तब होगा 99.73%। मतलब सारा डेटा लगभग म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेकर के म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में आ जाता है, इससे बाहर नहीं जाता। मतलब म्यू माइनस 3 सिग्मा से नीचे नहीं होगा और म्यू प्लस 3 सिग्मा से ऊपर कोई डेटा नहीं होगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। अब जैसे इसके ऊपर कोई एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको करवा दें, एक अब जैसे कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, मान लो कि दिया हुआ है क्वेश्चन,
द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर, मतलब मीन जो है वो है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 5। फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, हमें क्या निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब बताओ दूर दूर तक कहीं भी क्वार्टाइल का जिक्र है, नहीं है। एंड मीन डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीन डेविएशन भी निकालना है। तो देखो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो अभी जस्ट पढ़ाया था क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का रिलेशनशिप, कि क्या बताया था मैंने, क्वार्टाइल डेविएशन होता है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह डाल देंगे 5, तो 10/3। क्वार्टाइल डेविएशन बोले तो Q3 माइनस Q1/2 होता है, इज इक्वल टू 10/3। तो खाली इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा है, तो Q3 माइनस Q1 क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा ना, तो 20/3, 20/3। अब जरा मीन डेविएशन चाहिए, तो हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 4/5, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5 है, तो 5 कैंसिल हो गया, 4 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना होगा, तो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद से है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी हमें पढ़ना है। तो राइट डाउन द टॉपिक, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब 1 से 2 हो, 1 से ज़्यादा हो, तब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है हमें। तो ध्यान देना, मान लो इधर एक सीरीज है, इधर एक सीरीज है, और दोनों को कंबाइन करके एक नया बन रहा है। तो इधर का हो गया मीन x1 बार n1 और पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर हो गया x2 बार n2 और सिग्मा 2। दोनों को मिलाएंगे तो n1 प्लस n2 आएगा, और कंबाइंड मीन को तो x1 बार कहते ही है, ये हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ लिया है। अब हमें जरूरत है सिग्मा 1 2 की। तो देखना जरा फॉर्मूला, सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू रूट अंडर n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 इंटू d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू d2 स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2। अब ये d1 d2 क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये तो पता है सबको, ये तो पता है ना। देखो सिग्मा 1 तो पता है, देखो सिग्मा 1 तो पता है, सिग्मा 2 भी पता है, d1 और d2 नहीं पता है। तो d1 d2 के बारे में बच्चे लिख लें, d1 is just the deviation of first mean from combined mean and d2 is just the deviation of second mean from combined mean। ठीक है, बाकी सब तो आपको पता ही रहेगा। इस पे क्वेश्चन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है n1 इज इक्वल टू 90, n2 इज इक्वल टू 60, x1 बार इज इक्वल टू 20, x2 बार इज इक्वल टू 15, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 8, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 6। फाइंड कंबाइंड मीन, यही है क्वेश्चन हमारा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सिग्मा 1 भी पता है, सिग्मा 2 भी पता है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फिर पता लगेगा ना कि क्या क्या पुट करना है। रूट अंडर n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर सब है हमारे पास, n1 प्लस n2, फिर आ जाएगा n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, फिर आ जाएगा n1 इंटू d1 स्क्वायर, प्लस आ जाएगा n2 इंटू d2 स्क्वायर। अब d1 d2 क्या है, तो d1 इज x1 मीन माइनस x12 मीन, और कंबाइंड मीन तो अभी हमने निकाला ही नहीं है। और d2 क्या है, रूट अंडर सेकेंड मीन माइनस कंबाइंड मीन का डिफरेंस। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, x12 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। n1 इज 90,
x1 bar is 20 plus n2 is 60, x2 bar is 15 अपॉन में 90 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 1800 प्लस 90 और अपॉन में 150। पूरा सॉल्व करोगे तो कंबाइंड मीन हमारा क्या आ जाएगा, एटीन आ जाएगा क्या, 18 और 9 108। नहीं, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, ये 900 ही होगा बच्चे, 9000 नहीं होगा। 15 6 जा 90 और एक और 0 तो 900 होगा ना, 2700 बाई 150 इससे करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो अब D1 जो चाहिए था वो फर्स्ट मीन और कंबाइंड मीन का गैप था यानी कि 2। D2 चाहिए तो वो आ जाएगा सेकेंड मीन यानी कि 15 और 18 का गैप यानी कि 3। अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर देना है। सिग्मा 12 इज इक्वल टू रूट अंडर n1 कितना 90 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 कितना है 8 है और सिग्मा 2 6 है, 8 और 6 तो 8 का स्क्वायर प्लस दूसरे का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 60 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 90 इंटू D1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू 3 का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया n1 प्लस n2 यानी कि 90 प्लस 60। पूरे को सॉल्व कर दोगे बच्चे, ये पूरा सॉल्व होकर के 7.67 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, ठीक है। और अगर करेक्शन करना है तो करेक्शन तो इजी है। करेक्शन कैसे होगा, सही डेटा से रिप्लेस कर दो तो करेक्शन हो जाएगा, सही डेटा से रिप्लेस कर दो तो करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना, उसके बाद से खत्म हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ सकते हैं, ध्यान से देखना। इन यूजुअल नोटेशन वी आर गिवन n इज इक्वल टू 100, मीन इज इक्वल टू 40 एंड सिग्मा इज इक्वल टू गिवन है 10। नाउ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, अगर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि 30 एंड 70 है एंड करेक्ट वाला जो है वो है 3 एंड 27, तो देखो कितना काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ओल्ड समेशन x चाहिए, तो ओल्ड मीन इज इक्वल टू समेशन ओल्ड समेशन x ओल्ड बाई n, जिससे समेशन x ओल्ड निकल आएगा इज इक्वल टू n इंटू n कितना है 100 है और मीन कितना है पुराना वाला 40 यानी कि 4000। तो न्यू मीन कितना आ जाएगा बताओ, न्यू मीन आ जाएगा, अच्छा न्यू मीन के लिए तो न्यू समेशन x बाई n, और न्यू समेशन x का मतलब है 400 में से रॉन्ग वैल्यूज को बाहर निकालना है और उनकी जगह पे करेक्ट वैल्यू को लाना है। ये अगर फंडा सीख गए तो फिर सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। इनको बाहर निकाल दिया और इनकी जगह पे 3 और 27 ला दिया और अपॉन में n तो उतना ही है क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट का केस हुआ है, कोई डेटा डिलीट या ऐड नहीं हुआ है, डिलीट या ऐड नहीं हुआ है। 27 330 गया और 70 जाने के बाद 330 बचा और अपॉन 100 ये कितना आ गया बताओ 3.3, न्यू मीन आ गया 3.3, ठीक है। इतना ही बचेगा, एक मिनट, ये 4000 था, सॉरी 4000 था, तो ये कितना बचेगा 4000 में से 70 जाएगा तो 3930, तो ये हो जाएगा 39.3। अब देखो ओल्ड सिग्मा इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन x स्क्वायर ओल्ड बाई n माइनस समेशन x ओल्ड बाई n का होल स्क्वायर। ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 है, कितना है 10 है, तो 10 इसका स्क्वायर ही कर दे तो राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट हट जाएगा। समेशन x स्क्वायर नहीं पता है, यही तो निकालना है, और बाई n कितना है 10 है, नहीं 100 है, माइनस समेशन x ओल्ड बाई n। एक तरीके से ये पुराना वाला मीन नहीं है, ओल्ड मीन ही तो है ये,
ओल्ड मीन कितना दिया हुआ था 40, तो सीधा 40 का स्क्वायर ही कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? इधर आ गया 100 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई 100 माइनस 1600, 1600 इधर आ जाएगा तो 1700 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई 100, तो इधर आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओल्ड इज इक्वल टू 1700 फिर 00। अब यहाँ से हम लोग न्यू समेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? न्यू समेशन एक्स स्क्वायर। तो इसे 1700 में से माइनस करेंगे। रॉन्ग वैल्यूज कौन कौन सी थी? रॉन्ग वैल्यूज थी 30 एंड 70, तो 30 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर और प्लस करेंगे किसका किसका? करेक्ट वैल्यूज था 3 एंड 27, तो 3 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व होकर के ये करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 164938। अब किस बात की देरी है? न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर न्यू समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस न्यू समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो इधर कितना आ जाएगा? न्यू समेशन एक्स स्क्वायर बोले तो 164938 बाई 100 माइनस न्यू में निकाला था ना अभी 39.3 का होल स्क्वायर हो गया। पूरा सॉल्व होने के बाद बच्चे ये 10.24 आ गया। तो करेक्शन इज नॉट अ बिग डील। अगर आप एक जगह करेक्शन करना सीख गए हो तो ये अब आप कहीं भी लगा सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में तो बच्चे इतना ही था। स्टैंडर्ड डेविएशन में टोटल मेथड होने चाहिए हमें निकालने के और प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तो वो तो हमने कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है, सेकंड टॉपिक में एक लास्ट रहता है, वो है सीवी। सो राइट डाउन सीवी। सीवी का फुल फॉर्म हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सीवी का फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 ये हो जाता है सीवी का फॉर्मूला। तो बस इतना ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने आता है, मीन भी निकालने आता है, इनटू 100 कर देंगे, सीवी आ जाएगा। ठीक है। अब सीवी किसके लिए यूज किया जाता है ये आप 11th में भी पढ़े होंगे। सीवी ए और सीवी बी। अगर ए का सीवी ज्यादा है तो हम क्या क्या टर्म्स यूज कर सकते हैं? ए इज मोर डिस्पर्स्ड। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज मोर डिस्पर्स्ड, तो सबसे अच्छा होता है सीवी निकाल करके कंपैरिजन करना। ए इज मोर डिस्पर्स्ड या फिर ए इज लेस कंसिस्टेंट। भाई जो ज्यादा डिस्पर्स्ड होता है वो लेस कंसिस्टेंट भी होता है। बी क्या हो जाएगा? बी इज मोर स्टेबल। बी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी इज मोर स्टेबल, बी इज लेस डिस्पर्स्ड। और जिसका सीवी कम होता है इज मोर कंसिस्टेंट। बी इज मोर कंसिस्टेंट, बी इज मोर कंसिस्टेंट। तो सीवी कम होना पॉजिटिव इफेक्ट, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, स्टेबल होगा, लेस मतलब मोर कंसिस्टेंट होगा, सारा लेस डिस्पर्स्ड होगा, सारा प्लस पॉइंट लेस सीवी के साथ जुड़ा होता है। अब मान लो कि सीवी का यूज कहाँ करते हैं? दो जगह अगर कंपैरिजन करना हो तो वहां पर हम लोग सीवी का यूज करते हैं। एक एग्जांपल अगर आपको दे, चलो पहले एक एग्जांपल करा देते हैं, फिर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे पास ब्रांड 1 है और ब्रांड 2 है। हमें डिसाइड करना है कि दोनों में से हम क्या चूज करें। मीन दे रखा है दोनों का, इसका है 800 आवर्स। ये द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ब्रांड्स ऑफ लाइट बल्ब्स। लाइट बल्ब्स के ब्रांड है ये। 2 ब्रांड के बल्ब्स का हमने रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, सर्वे किया है, तो 770 आवर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 100 आवर्स, इसका 60 आवर्स। अब हमें कौन सा चूज करना है? उसके लिए बच्चे दोनों का सीवी निकालेंगे। सीवी 1 ब्रांड 1 का निकालेंगे। तो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन है 100 बाई 800 इंटू 100 करेंगे। 2020 गया, ये आ गया 12.5% में निकलेगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब सेकंड का सीवी निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला लेंगे और मीन ये वाला लेंगे। तो 60 बाई 770 इंटू 100
600/77 पूरा सॉल्व करके 7.8%। अब बताओ किसका सीवी कम है, सेकेंड वाले का सीवी कम है ना, तो ब्रांड 2 बल्ब विल बी मोर कंसिस्टेंट, is more consistent in performance, is more consistent in performance। ठीक है, ब्रांड 2 के बल्ब होंगे ज़्यादा अच्छे। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं सीवी से, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं ट्राई करना क्योंकि सीवी इतना डिटेल में नहीं है आपके कोर्स में। सीवी का आइडिया जरूर होना चाहिए, वो मैंने आपको दे दिया। नाउ बी रेडी, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक मैच हो रहा है और हमें डिसीजन लेना है, दिस इज प्लेयर 1 प्लेयर 2, तो CV ऑफ 1 इज मोर देन CV ऑफ सेकेंड प्लेयर। अब ध्यान से सुनना, अगर स्टार्टिंग मैच का टॉस हम लोग जीत गए और हमने अगर बैटिंग चूज किया तो किस प्लेयर को पहले भेजेंगे? एट द स्टार्ट ऑफ बैटिंग। और ये स्कोर का CV है, ये किसका है? जो स्कोर उन्होंने बनाया ना बैटिंग के थ्रू, उसका CV है। और ये है एट द लास्ट ऑफ मैच फॉर बैटिंग। आप समझ जाना, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं लेकिन बात किस पे चर्चा चल रही है, समझ लिया दिमाग में? फिर से सुनो, अगर मैंने टॉस जीता और मैंने बैटिंग चूज की है तो स्टार्टिंग में कैसे प्लेयर को उतारते हैं? ऐसे प्लेयर को उतारते हैं जो ज़्यादा कंसिस्टेंट बना रहे, 1-2 रन लेकर के कुछ रन का स्कोर बढ़ाए। तो वैसे प्लेयर जो 1-2 रन लेकर के भी पिच पे बने रहेंगे उनको कहा जाएगा मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। तो उस टाइम में हम किस प्लेयर को उतारेंगे? फर्स्ट प्लेयर को उतारेंगे, क्योंकि उसकी CV क्या है? कम है, एंड दैट इज मोर कंसिस्टेंट, वो जल्दी आउट नहीं होगा। ये भी एक बात है कि वो 4 और 6 बहुत कम देगा, चौके छक्के कम मारेगा, लेकिन पिच पे बना रहेगा और रन काफी ज्यादा कलेक्ट करेगा। अब मान लो कि हमारे सामने टारगेट है, सेकंड केस में हमारे सामने टारगेट है 20 रन्स का और बॉल बचे हैं 5 बॉल्स बचे हैं। अब किस प्लेयर को उतारेंगे? अगर वो 1-2 रन वाले को उतारेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 से 10 रन बना पाएगा, लेकिन अब यहाँ पर लेस कंसिस्टेंट यानी मोर डिस्पर्स्ड वाले को लाने की ज़रूरत है। उसमें क्षमता है कि वो 4 और 6 ज़्यादा मार सकता है, आउट भी हो सकता है। तो लास्ट में जो है ना, इतना सेफ प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर उतारोगे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए अब रिस्क लेंगे। अब हम ऐसे प्लेयर को उतारेंगे जो कि लेस कंसिस्टेंट होगा और मोर डिस्पर्स्ड होगा, तो हम सेकंड प्लेयर को उतारेंगे और रिस्क लेंगे। हो सकता है कि हम लोग जीत जाए। अगर यहाँ पर हम कंसिस्टेंट प्लेयर को डाल दे तो हारने की पूरी चांसेस हैं, क्योंकि वो 4 और 6 नहीं मारेगा, उसका ऐसा प्लेइंग हैबिट नहीं है। जो 4 और 6 मारने वाले प्लेयर होते हैं ना, वो अलग ही टाइप के होते हैं, पूरा जान लगा देते हैं, दौड़ने में विश्वास नहीं करते, पूरा जान लगा करके और टेक्निक समझ करके बॉल को मारते हैं, तो 4 और 6 मिल जाता है। तो हम सेकेंड टाइप के प्लेयर को उतारेंगे। समझ में आई बात? यस मैम, आ गई। अब एक और, आप इको ऑनर्स कर रहे हो, आपको 2 कंपनी से MNC 1 से ऑफर आ रहा है, फिर दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आ रहा है। पहले का आपने एवरेज सैलरी देखा तो इधर है 40 लाख, इधर का एवरेज सैलरी देखा तो इधर है 80 लाख, लेकिन इधर जो है ना वो डिस्पर्शन भी काफ़ी कम है। डिस्पर्शन भी है सिर्फ कितना, 10 लाख है, और मतलब स्टैंडर्ड डिविजन, और इधर जो है वो है 30 लाख। अब आपको सोचना है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। तो अगर आप फर्स्ट का CV निकालोगे तो स्टैंडर्ड डिविजन बाय मीन यानी 30/40 इंटू 100 आ जाएगा। ये कैंसिल, 300/4 कितना आ गया? 75%। और इधर CV निकालोगे तो ये 10/80 इंटू 100, एक ये कैंसिल, 100/8 कितना हो गया? 12 पॉइंट समथिंग, 12.5%। तो अब ध्यान से सुनो, अब आप किस टाइप का जॉब पसंद करते हो? कुछ लोग होते हैं आराम पसंद, मुझे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी। अरे भाई ठीक तो है, 80 लाख दे रहा है, 80 लाख लो साल का, आराम से बैठो।
लेकिन बच्चे उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। देखो ना, स्टैंडर्ड डिवीजन सिर्फ 10 लाख है, तो उसमें आपका ज़्यादा प्रमोशन का ग्रोथ नहीं है। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंट रहेगा 80 लाख, 81, 82 लाख, 83 लाख, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होगा, आप इसी के आसपास रहोगे। लेकिन पहले वाले में दिख रहा है कम एवरेज, लेकिन CV ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ज़्यादा स्कोप है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ से ऊपर भी जा सकता है एनुअल इनकम। तो कुछ बच्चे जो चैलेंजिंग होते हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा रहता है, वो बचपन से देखे रहते हैं ना कि भाई मैंने हर फील्ड में क्या किया है, जब भी मैंने रिस्क लिया है तो मुझे फ़ायदा हुआ है। और कुछ होते हैं जो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, वो बच्चे MNC 1 को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो तो MNC 1 में स्कोप है आपके बहुत ज़्यादा ग्रो करने की। लेकिन कुछ बच्चे जो स्टेबल रहना चाहते हैं ज़्यादा, हाँ इसमें एक और बात है, अगर रिसेशन आएगा तो गिरेगा भी तो धड़ाम से आपका सैलरी बहुत कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आप ये रिस्क लेने को तैयार हो कि ग्रोथ भी तो ज़्यादा मिल रहा है, जब रिसेशन आएगा तब का तब देखी जाएगी, तो फिर आपको फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं कि अब लाइफ में सेटल हो जाना, मुझे ज़्यादा भाग दौड़, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, तो वो फिर MNC 2 ज्वाइन करेंगे। समझ में आ गई बात? इस तरीके से हर चीज़ में CV जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन का रोल प्ले करता है। तो अभी तक तो हमने जितना पढ़ा है उसमें लग रहा है कि CV ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आगे हम पढ़ते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती जाएगी, तब तो आप CV को भूल भी जाओगे। लेकिन CV ध्यान में रहना चाहिए कि व्हाट इज़ CV। ठीक है, आपकी बुक में कहीं पर एक लाइन CV के बारे में लिख दिया है, लेकिन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब ज़्यादा नहीं समझाया हुआ, आपने 11th में पढ़ा हुआ है तो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर बच्चे हमारा टॉपिक 2 कंप्लीट होता है। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक 3। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक 3 एंड दैट विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ आवर बेसिक्स फॉर चैप्टर 1, दैट इज स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। ये एक क्लास में हो जाता है, स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। तो इसको भी हम लोग 3 टाइप के सीरीज में देखेंगे। ग्राफिकल नेचर देखेंगे कि कब ग्राफ सिमेट्रिकल है और कब एसिमेट्रिकल है, इसी से रिलेटेड है ये टॉपिक 3। तो नेक्स्ट क्लास विल बी आवर क्लास नंबर एंड चैप्टर 1 बेसिक्स। क्लास नंबर 6 थी ना आज की। आज नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज कुछ कम बच्चे आए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चों को आएगा समझ में। टॉपिक चेंज होने वाला है, नया टॉपिक आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि नए टॉपिक में भी ज़रूरत पड़ेगी आपको मीन मीडियन मोड की। तो क्लास 6 थी आज की, तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 7। तो रिवीजन हमेशा हर क्लास में ज़रूरी है। स्टैट्स में क्या होता है कि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ जाती है, तो अगर आप रिवीजन करके नहीं बैठोगे तो बस अरे हाँ मैम ने कभी मीन पढ़ाया था, चलो उसी को तो यूज़ कर रही है, यानी मैं भी जब मीन पढ़ करके इस चैप्टर पे आऊँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। भाई समझते ही रहोगे क्या पूरे सेशन में? अब उसको अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? बाद में समझने पे क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए अभी से आपको पढ़ के रिवाइज करके पूरी तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ताकि एग्जाम होने से 1 महीना पहले आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर लास्ट में सिर्फ थोड़ा बहुत रिवीजन करो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, अच्छे से एग्जाम दो। मेरा मानना है कि एग्जाम के 1 महीना पहले हर बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। कुछ बच्चे तो पढ़ते ही 10 दिन पहले हैं, तो वो बच्चों को तो हंसी आ रही होगी मेरे पर कि अरे मैम कितना ज़्यादा हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं करने वाले। तो नहीं बच्चे, अब आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि आप इको ऑनर्स कर रहे हो, कॉलेज में आ गए हो। सिर्फ इको ऑनर्स का स्टैट्स का पेपर पास करने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, इनको अप्लाई भी करना है। माइक्रो मैक्रो में तो मार्क्स लाना अलग चीज़ है, लेकिन आपको नॉलेज से मतलब है। नॉलेज अगर है तो आप इकोट्रिक समझ पाओगे, माइक्रो मैक्रो में समझ पाओगे, फिर CUET PG करोगे उसमें भी आपको हेल्प होगा, फिर MA करोगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। फिर टॉपिक 3 जो हमारा बेसिक है, 3 टॉपिक मुझे पढ़ाना है। फर्स्ट हमने एवरेजेस कर लिया था, जिसमें मीन मीडियन मोड पढ़ा था। सेकंड डिस्पर्शन पढ़ा था, जिसमें क्वार्टाइल डेविएशन, पहले रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और CV, ये 5 टॉपिक ये थे। और थर्ड जो टॉपिक है ये है स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। इसको नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर डिवोर पे अपने चल पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।